जय हिंद प्यारे विद्वानों विदुषियों सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का अध्यापक अध्यापिकाओं का मेरे ऋण बांकुरों का मेरे लाल मेरी लालियों का मेरे गोरे और मेरी गोरियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही विनर्स परिवार में। मैं जितेंद्र हिंदी का विद्यार्थी लेकर उपस्थित हूं फिर से धमाकेदार सेशन। तो जुड़ जाएं सेशन के साथ और फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप किसी स्टडी ग्रुप में ऐड हैं तो फटाफट से लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए। चंबल क्षेत्र से मुरैना की धरती से प्रणाम आया है। चंबल वालों को मेरा शत शत नमस्कार। चंबल की धरती को प्रणाम पहुंचे और जय हो पटिया वाले बाबा की। नमस्ते नमस्ते भाई साहब प्लीज जी। और इंदिरा जी ऑफिशियल, पूनम माला प्रसाद जी सिंगरौली से आए हैं, बहुत बहुत स्वागत। राधा जी बुंदेली धमाल आया है छतरपुर से, बहुत बहुत स्वागत। और यशस्वी, दीपक, सानू मंसूरी, मुस्कान जी, मंजू जी, दीपक जी यशस्वी है ना, सोनू चतुर्वेदी, उर्मी जी, सतीश सर हमारे, शुक्ल बाबा भी उपस्थित है, दीपक जी, शैलेश ठाकरे, राधा जी, मोहन जी, पूर्वी जी, श्रद्धा जी, कंचन जी, सीमा जी, पटेरिया जी भी उपस्थित है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, सानिया खान जी, फरा अख्तर जी, कोमल जी, मंजू जी, दीना जी, कौशल जी, शैलेश ठाकरे जी, धर्मेंद्र जी। चलिए बीच बीच में अपन बातें करते रहेंगे, फिलहाल व्याख्यान को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चे लाइव हैं उतने लाइक कर दो ताकि आप भी फ्री रहें और मैं भी फ्री रहूं, बार बार बोले नहीं, जिससे हम ज्यादा प्रश्न कवर कर पाए, है ना। जब मुझे संख्या कम दिखेगी फिर मैं बार बार बोलूंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो आप लाइक कर ही लें, जब आपको मुझसे पढ़ना ही है तो लाइक करके ही बैठें और कोई स्टडी ग्रुप हो तो शेयर कर दें। आइए, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इससे आपको जुड़ जाना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। विनर्स व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है, नई भर्ती और अपडेट के लिए जाना जाता है। यदि इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ये आज का हमारा शेड्यूल है जिसमें 10 बजे अंग्रेजी का लेक्चर हुआ है और आपको पता ही है कि 11 बजे प्यारे प्यारे सर लाइव आते हैं। 11 बजे, ठीक 11 बजे कौन से सर आते हैं? प्यारे प्यारे सर लाइव आते हैं। तो सेशन को आपको लाइक कर देना है। 2 बजे इन्वायरमेंट का लेक्चर रहेगा, 5 बजे संस्कृत का लेक्चर रहेगा और 7 बजे बाल विकास का लेक्चर देखने को मिलेगा। किस शब्द की वर्तनी सही है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी सही है? अंतरराष्ट्रीय, 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 अंतरराष्ट्रीय। बताइए कौन सा शब्द इनमें से सही है? कौन सा शब्द इसमें से सही है? जल्दी से बताइए। अच्छा, वर्मा जी छुट्टी पर हैं आज, ओके। किस शब्द की वर्तनी सही है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय? तो मेरे ख्याल से डी और सी में तो कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। ए और बी में जरूर आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन बड़े धुरंधर बच्चे हैं भाई साहब, सीधे सीधे संधि कर लेना तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अंतः धन राष्ट्रीय, अंतः धन राष्ट्रीय, तो ये क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय शब्द वैसा ही रहेगा। विसर्ग किस में बदलेगा? आधे र में। जब विसर्ग आधे र में बदलेगा तो शब्द क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय, है ना। विसर्ग किस में बदला? आधे र में। अब हमें पता है कि हम आधा र नहीं लिखते हैं, आधा र नहीं लिखते हैं, ना ही उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। तो जब भी आधा र होता है ये अपने से पीछे वाले वर्ण के ऊपर जाकर बैठ जाता है और इस तरह से अंतरराष्ट्रीय आपको दिखेगा। अतः करेक्ट आंसर बी होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुछ कुछ शब्द युग्म, है ना, कुछ कुछ शब्द युग्म है, कुछ कुछ शब्द युग्म है। जैसे आपने सुना होगा कुछ कुछ होता है, ऐसा सुना होगा ना, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। तो कुछ कुछ होता है मतलब क्या? कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ। तो ये कुछ कुछ शब्द क्या बता रहा है? साधारण शब्द युग्म है क्या? साधारण नहीं है, क्योंकि 2 बार कुछ बोला मतलब कुछ अर्थ देगा। सार्थक शब्द युग्म है, जी है, लेकिन ये पुनरुक्त शब्द युग्म है। इसमें शब्द क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसमें शब्द क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। जब शब्द की विशेषता बतानी हो तो शब्द को रिपीट कर देते हैं। जैसे हमने कहा छी, कितनी गंदी बात है। जैसे थोड़ी सी गंदी हो तो क्या बोलेंगे? छी, कितनी गंदी बात है। लेकिन बहुत ज्यादा गंदी हो तो छी छी, कितनी गंदी बात है। तो जब बहुत ज्यादा गंदी हो तो 2 बार छी लगा दो, समझ रहे हो। तो ये शब्द क्या हो गया? पुनरुक्त, मतलब रिपीटेशन, रिपीट वाला शब्द है, रिपीट कर रहा है। शब्द क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो पुनरुक्त शब्द युग्म माना जाएगा, है ना। जैसे हमने कहा चाय वाई, तो चाय वाई जो शब्द युग्म है ये निरर्थक शब्द युग्म माना जाता है ना। वाह हवा, हवा वाह हवा देता है ना। तो जैसे चाय वाई हमने बोला तो चाय का मतलब है, वाई का मतलब नहीं है, तो निरर्थक शब्द युग्म माना जाएगा। दोनों ही तरफ सार्थक हो तो सार्थक शब्द युग्म माना जाता है। साधारण शब्द युग्म होता ही नहीं है, पुनरुक्त शब्द युग्म हमारा आंसर होगा। करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस विद्वान ने चंदवरदाई को छप्पयों का राजा कहा है? ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने चंदवरदाई को छप्पयों का राजा कहा है? ध्यान रखिएगा कि पहला जो कवि माना गया है वो सरहपा को माना गया है, लेकिन शुक्ल जी पहला प्रथम महाकवि चंदवरदाई को मानते हैं। सर्वाधिक मान्य मत यह है कि हिंदी का पहला कवि कौन है? सरहपा,
या जिसे हम सरहपाद भी कहते हैं, और ये मत देने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। हिंदी का पहला कवि कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को माना, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना, पंडित राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना, और चंद बरदाई को भी प्रथम महाकवि का दर्जा प्राप्त है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो छप्पैयों का राजा इन्हें किसने कहा था? शिव सिंह सेंगर ने कहा था। शिव सिंह सेंगर नामक विद्वान ने शिव सिंह सरोज नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है। शिव सिंह सरोज नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा है, और ये कब लिखा था? 1883 में लिखा था, और उसमें ये कहते हैं कि जो चंद बरदाई है वो छप्पैयों का राजा है। किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने। सभी बच्चे सी आंसर बता रहे हैं। बहुत आसानी से और बहुत इजी तरीके से आप लोग टपका दिए गए हो, टपक गए हो, समझ रहे हो? उर्फ आप टपक गए हो। ये वही चंद बरदाई है जिन्होंने हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा है। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान, जिसमें 69 क्या है? सर्ग है। 69 क्या है? इसमें सर्ग है। इसमें जो है चौहान वंश के जो सोमेश्वर चौहान के बेटे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, गढ़वाल वंश के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता का क्या किया गया है? वर्णन इसमें हमें मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सेंगर आंसर आएगा। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द है। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द है, बताइए। द्रुत गमन करने वाला। जी उर्मी जी, बिल्कुल स्वागत। छप्पैयों का राजा शिव सिंह सेंगर ने कहा है। द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द है। जो द्रुत गमन करता है, तो मैं आपको बताऊं द्रुत का मतलब क्या होता है। जैसे जो तेज चलता है, जो तेज चलता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? जो तेज चलता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? द्रुतगामी। तो द्रुत का मतलब होता है तेज, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? मंदर हो जाएगा, मंद हो जाएगा, या धीमा हो जाएगा, है ना। तो द्रुत का विलोम क्या होता है? मंदर, मध्य, धीमा। जो तेज चलता है वो द्रुतगामी होता है, तो द्रुत गमन करने वाले को द्रुतगामी कहेंगे। सीधी सी बात है। आगे की सोचेगा तो अग्र सोची, लेकिन ये शक्कर वाला नहीं आएगा, तो ये शब्द वैसे ही गलत है। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी होगा, वायुयान अलग चीज हो गई। प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होता है? बी। अगला प्रश्न देखिए। जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजिए। बयार का मतलब होता है हवा के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी कीजिए। लोकोक्ति का भावार्थ है समय का रुख देखकर कार्य करना चाहिए, एक प्रयत्न से 2 कार्य संपन्न होना, मुसीबत पर मुसीबत आना, बुराइयां सब जगह मिलती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा समय का रुख देखकर कार्य करना चाहिए। देखो, एक शब्द होता है रुख, एक शब्द क्या होता है? रुख, और एक शब्द होता है रुख। हालांकि यहां नुक्ता नहीं लगा है, लेकिन ये वाला रुख है। रुख मतलब रुख देखकर बात करो, रुख देखकर बात करना चाहिए। तो ये वाला रुख है, और ये वाला रुख यदि है तो ये पेड़ का पर्यायवाची हो जाएगा। पेड़ को ही हम क्या कहते हैं? वीटप। पेड़ को ही क्या कहते हैं? तरु। पेड़ को ही क्या कहते हैं? गाछ, है ना। या पेड़ को ही क्या कहते हैं? वृक्ष। और पेड़ को ही हम क्या कहते हैं? झाड़। ठीक है, तो ये सब पेड़ के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लियर है इतना? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है। कमान बान छुट्ट ही अपार, लांगत लोह इम सारी धार, घमसान धान सब वीर शेत, धन स्रोत बहुत अरु रक्त देत। पंक्तियों में किस रस और काव्यगुण का सम्यक परिपाक हुआ है? मतलब कौन से रस का और कौन से काव्यगुण का इसमें मेल हमें मिलता है, यह प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो कमान बाण मतलब धनुष से जैसे ही बाण छूटा। अपार मतलब जिनकी संख्या नहीं है, जिनको नहीं गिना जा सकता। असीमित बाण जैसे ही धनुष से छूटते हैं। लांगत लोह इमसारी धार मतलब जो पैदल सैनिक है वो लोहे की जो तलवार होती है, वो तलवारों से जब तलवार से तलवार टकरा रही है, तलवार से तलवार जब धार उससे टकरा रही है, तो घमसान धान सब वीर शेत वहां पे मतलब यहां देख रहे हैं युद्ध का सजीव चित्रण किया जा रहा है। घनस्रोत बहु अरु रक्त रेत, रक्त बह रहा है वहां पे अच्छे से। तो यहां श्रृंगार रस तो होगा नहीं, क्योंकि नायक नायिका थोड़ी मिल रहे हैं, है ना। तो श्रृंगार रस यहां पर होगा नहीं। हालांकि श्रृंगार रस में माधुर्य गुण होता है, ये बात सही है, लेकिन जब श्रृंगार रस ही नहीं है तो बात ही नहीं होगी। श्रृंगार रस है तो प्रसाद गुण हो ही नहीं सकता।
ये श्रृंगार रस के साथ वैसे भी प्रसाद गुण आ ही नहीं सकता, क्योंकि श्रृंगार रस कौन से गुण में होता है? माधुर्य गुण के अंतर्गत आता है ना। श्रृंगार, करुण और शांत रस में माधुर्य गुण पाया जाता है, तो बी वाला वैसे भी गलत है। वीर रस है तो ओज गुण के साथ आ जाएगा, वीर रस है और ओज गुण के साथ आता है ना। ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं? वीर, विभत्स और रौद्र रस ओज गुण के अंतर्गत आते हैं। ओज गुण में कौन कौन से रस आते हैं? वीर रस आता है, विभत्स रस आता है और कौन सा रस आता है? रौद्र रस आता है। जबकि माधुर्य गुण में कौन से रस आएंगे? तो माधुर्य गुण में श्रृंगार रस आएगा। ध्यान रखना, ये जो श्रृंगार रस लिखा गया है ये बिल्कुल सही है। यदि इसकी बजाय ऐसा श्रृंगार लिखा है तो भी सही है ना, तो भी सही है। लेकिन यदि ऐसा श्रृंगार लिखा है, ऐसा वाला यदि श्रृंगार लिखा है तो फिर गई भैंस ब्यूटी पार्लर, है ना, क्योंकि र और ऋषि कभी भी साथ में नहीं आते। ये जो र है, ये र है इसमें, और इसमें ये क्या है? ऋषि है, तो इन दोनों की बनती ही नहीं है। श्रृंगार ही क्या है? ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जहां पर ये और ये, जहां पर ये और ये साथ में आ जाए, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। जो भी लोग लिखते हैं बिल्कुल गलत लिखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? सी आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदर्श शिक्षण प्रणाली में छात्र रहते हैं, आदर्श शिक्षण प्रणाली में छात्र कैसे रहते हैं? सक्रिय रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, तटस्थ रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो आदर्श शिक्षण प्रणाली में छात्र रहते हैं सक्रिय, निष्क्रिय, भाई तटस्थ मतलब दूर हो जाते हैं, या निष्क्रिय कोई एक्टिविटी नहीं करते? नहीं, सक्रिय रहते हैं। आदर्श शिक्षण प्रणाली में छात्र कैसे होंगे? बोलो, सक्रिय रहेंगे। ठीक है, छात्र कैसे रहेंगे बच्चों? सक्रिय रहेंगे। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऊहापोह का पर्यायवाची शब्द है। ऊहापोह, ऊहापोह शब्द बना है, देखो, ऊह धन अपोह, ऊह धन अपोह, ऊह धन अपोह। ऊह का मतलब होता है सोचना, ऊह का मतलब होता है सोचना, कि भाई सोचे। अपोह का मतलब होता है नहीं सोचना, तो सोचे कि नहीं सोचे, इसमें हो गई दीर्घ स्वर संधि, है ना। सोचे कि नहीं सोचे, सोचे कि नहीं सोचे, ऐसा करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, सोचे कि नहीं सोचे। ऊहापोह, ऊहापोह मतलब हो गया असमंजस की स्थिति, मतलब अब मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं। मैंने पापा से वादा किया था, पापा जैसा आप बोलेंगे वैसा ही करेंगे, और जब हम कॉलेज आए तो कैंटीन में वादा कर लिया कि मेरे पापा मेरी हर बात मानते हैं, और जो जैसा होता है वैसा ही होता है। तो कैंटीन वाला कैंडिडेट कह रहा कि अब जाओ घर पर बात करो, और तुम घर पर पापा के सामने बात नहीं करना चाहते, और इधर तुमने वादा किया, इधर वादा क्या किया है कि शादी तुम्ही से होई मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं, और उधर क्या वादा किया कि पापा ही सब कुछ है। तो अब दोनों में जो स्थिति आपकी फंसी उसे कहते हैं ऊहापोह की स्थिति, उसे क्या कहते हैं? ऊहापोह की स्थिति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बलिशाला ही हो मधुशाला का तराना छेड़ने वाले कवि हैं। बलिशाला ही हो मधुशाला का तराना छेड़ने वाले कवि हैं। यहां पर सभी विद्वान विदुषी टपकेंगे। ये प्रश्न है एक समोसा का। टेक्निकल टीम चेक करना, टेक्निकल टीम चेक करो फटाफट किसका आंसर है, जल्दी से। ये प्रश्न है एक समोसा का। सबसे पहले जिसका नाम आए बताइएगा। टपकेंगे, ये प्रश्न रहेगा एक समोसा का। बकायदा टेक्निकल टीम देख रही है, जब भी आप विनर्स इंस्टीट्यूट आओगे आप हमारे साथ एक समोसे के हकदार बनोगे यदि इस प्रश्न का सही आंसर जिसका आता है। देखना गया है, कौन गया सबसे, कौन है? सुनीता दांगर, सुनीता दांगर करके मैडम है एक, उनका आंसर सही है। जैसा कि मैंने कहा था यहाँ टपकेंगे, और टपकेंगे इसलिए क्योंकि यहां पर शब्द आ गया मधुशाला, और मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये दो चट्टाने जैसी रचना लिखने वाले कौन है? हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चों ने ये सोचा कि मधुशाला तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है, और सारे बच्चे ए आंसर की ओर इशारा लगा दिए हैं। जो बचे कुचे थे उनको माखनलाल चतुर्वेदी नजर आ गए, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है समझ में आ गए। लेकिन ध्यान रखना, न हरिवंश राय बच्चन है, हरिवंश राय बच्चन की रचना जरूर है मधुशाला। बेर कराते मंदिर मस्जिद एक कराती मधुशाला, ये हरिवंश राय बच्चन है। अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। 2003 में मुंबई में मृत्यु हो गई है, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था 1907 में। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं, है ना। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, पुष्प की अभिलाषा, वो चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, वो इन्हीं की रचना है ना। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन ये जो रचना है ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। नवीन ये प्रेम और मस्ती के कवि हैं, ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। तो इन्होंने इस बात पर ऐसा बोला था कि बलिशाला ही हो मधुशाला, मतलब जो मधुशाला जो पीने का स्थान है आपका,
जो पान करने का स्थान है। तो यदि योद्धा युद्ध लड़ता है, यदि योद्धा अपने देश के लिए न्योछावर होता है, तो वो भी मधुशाला ही है। ऐसा मत सोचो कि केवल मधुशाला में यही हो रहा है, बलिशाला ही हो मधुशाला, ऐसा बालकृष्ण शर्मा नवीन का कहना है। और बालकृष्ण शर्मा नवीन फ्रॉम मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के कौन से जिले के और कौन से गांव के रहने वाले हैं, ये कमेंट करके बताएंगे आप लोग, क्योंकि 1000 बच्चों में ये किसी के गांव के भी हो सकते हैं। तो जिनके गांव के थे बालकृष्ण शर्मा नवीन, फटाफट कमेंट करके बताइए। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऐसा बोलते हैं ना, अरे भैया 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। लड़के लड़की होते हैं, बातें करते हैं, और आपने देखा कि बातों बातों में उनको ऐसा लगता है यही सब कुछ है, यही मेरा जीवन है, यही सब है। तो घर वाले कहते हैं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये बातें सब बड़ी बड़ी है, देख 4 दिन की चांदनी है, वही अंधेरी रात है, तुझे अभी ऐसा लग रहा है वही। फिर बाद में झगड़ते हैं। अब पहले क्यों नहीं झगड़ा होता, उसका रीजन है, पहले एक दूसरे को देखेंगे तो दोनों तैयार होकर आते हैं घर से, दोनों तैयार होकर आते हैं, बहुत सारी बातें छुपी हुई रहती है। अब जब साथ में रहते हैं तो फिर बासी मुंह भी देखना पड़ता है, बिना मेकअप के भी देखना पड़ता है, तो फिर कई सारी बातें निकलकर सामने आती है, तो बाद में झगड़ा होना स्वाभाविक है। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ होता है खूब प्रकाशित होना, थोड़े दिन का सुख, थोड़े दिन का सुख, और फिर वही अंधेरी रात। तो जो थोड़े दिन का सुख होता है उसके लिए शब्द यूज होता है 4 दिन की चांदनी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। निम्नलिखित में से जो प्रक्षेपित सामग्री है वो नहीं है, कौन सी नहीं है? फिल्म खंड, बुलेटिन बोर्ड, ओपेक प्रोजेक्शन या फिल्म। कौन सी प्रक्षेपित सामग्री नहीं है? निम्नलिखित में से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। फिल्म खंड तो है, प्रक्षेपित सामग्री में है। ओपेक प्रोजेक्शन भी होता है, फिल्म भी होती है, फिल्म है फिल्म भी है। बुलेटिन बोर्ड जो होता है वो हमारी प्रक्षेपित सामग्री में नहीं आता, आपने डीएड बीएड में पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ, भयाणा गांव साजापुर, बिल्कुल सही, भयाणा गांव साजापुर के रहने वाले हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, बताइए अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? जितने विद्वान विदुषी देख रहे हैं उतने अभी लाइक नहीं हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था कि बार बार हमें बोलना न पड़े ताकि आपके प्रश्न कम होंगे। यदि मैं बार बार बोलूंगा टाइम वेस्ट हो रहा है आपका भी और मेरा भी, अतः मैं ज्यादा प्रश्न करवाऊं, इसलिए आप जितने बच्चे देख रहे हैं उतने बराबर लाइक कर दो ताकि मुझे बोलना ना पड़े। अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा होगा? तो भाई अकर्मक क्रिया में क्या होता है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, और जो सकर्मक क्रिया होती है उसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी पढ़ते पढ़ते। जैसे नई किताब खरीदते हैं तो छोटी होती है, जब बार बार पढ़ोगे तो वही किताब बड़ी हो जाती मोटी, तो क्या उसकी साइज थोड़ी बढ़ गई, समझ रहे हो? पुस्तक पढ़ेगा तो उसके दिमाग में ज्ञान भी आएगा। फिर क्या पढ़ता है का आंसर भी पुस्तक मिल जाएगा। मोहन खाना खाता है तो खाना क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा। मतलब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? खाना पर, कर्म पर पड़ा। मोहन देखता है तो किसी को देखता है, भाई क्या देखता है? मूवी देखता है, गाना देखता है, लड़का देखता है, मैसेज देखता है तो देखता है। लेकिन मोहन रोता है तो जा रो, जा रो। अब मोहन की ही आंखें सूजेगी, किसी तीसरे को इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मोहन रोता है, मोहन दौड़ता है, सर मैं आपसे नाराज हूं, अब मैं रोज दौड़ूंगा, तो जा दौड़, तेरे ही पांव दर्द होंगे। सर आपने मुझे ऐसा क्यों कहा, अब मैं 4 दिन तक लगातार दौड़ूंगा, तो जा दौड़, दौड़ ना। सर को क्या फर्क पड़ा? सर को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मोहन खाना खाएगा तो भैया खाना खाएगा तो फिर खाना खत्म हो जाएगा। मोहन पढ़ाई करेगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मोहन रोएगा तो रो, तेरी ही आंखें सूजेगी, तेरी ही आंखें सूजेगी। तो रोना, दौड़ना, हंसना ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर डी हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। टपकेंगे, फिर टपकेंगे। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है बताइए? इनमें से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? जितने विद्वान विदुषी देख रहे हैं, यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दें। अनूप तिवारी, महूरानी झांसी से प्रणाम, खुश रहो। झांसी की पावन धरा को नमस्कार पहुंचे, रीवा की पावन धरा को नमस्कार पहुंचे भाई साहब आप लोगों के माध्यम से, सीधी जिले को नमस्कार पहुंचे। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी होगी? बिल्कुल सही, हमारे शुक्ल बाबा जी ने आंसर बता दिया। निकिता जी, प्रियंका जी, अनु जी ने भी आंसर बताया, माया परमार जी ने भी बताया, रीमा, उषा, अनिल, इंदिरा कलाम जी, सभी का आंसर सही आ रहा है। कीड़े जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। कीड़े जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है?
अपमान, जैसे अप है तो अपहरण, तो सीधी सी बात है अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसे क्या होता है शब्द अपमान, जैसे शब्द क्या होता है अपकार, है ना। तो अप यानी बुरा उपसर्ग होता है। जैसे राध का मतलब होता है कार्य, और अपराध मतलब ऐसा काम जो बुरा हो, ऐसा काम जो बुरा हो। राध मतलब होता है कार्य, और ऐसा काम जो बुरा हो उसे कहते हैं अपराध। तो अप उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग होता है। तो इन सारे शब्दों में क्या होता है, अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगले शब्द की ओर चलते हैं। तो अगला शब्द है नवरात्र महा ऑफर, नए ऑफलाइन बैचेस हैं हमारे। व्यापम, एसएससी, रेलवे फाउंडेशन, बैंकिंग, एसएससी जीडी, और इनकी स्टार्टिंग डेट, टाइम और ऑफर फीस यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इसका लाभ लेवे आप। यदि आप मध्य प्रदेश वर्ग 3 का ऑनलाइन कोर्स लेते हैं और आप टीचर बनेंगे तो आप ऐसे दिखाई देंगे। यदि आप ऑफलाइन आते हैं और जुड़ते हैं तो आप टीचर बनेंगे तो आप ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये दोनों पोस्टर है, इसका ध्यान रखिएगा। 499 का चार्ज है और इन सुविधाओं के साथ है, तीनों सुविधाएं हैं आपके लिए, इस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। भवानी दीक्षा फैमिली व्लॉग, मेरा कमेंट हम पढ़ते हैं, बिल्कुल आपका कमेंट पढ़ते हैं। अरे उर्मी जी आपने बताया ना, कैसी बात कर रहे हो। ठीक है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। क्रिया विशेषण मतलब ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया विशेषण नहीं है। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया विशेषण नहीं है। वह अचानक चला गया, तो भाई चलना क्या है इसमें क्रिया, और वो कैसे चला गया, अचानक चला गया। कैसे चला गया, अचानक चला गया। तो चलना क्रिया है और उस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कैसे चला गया, अचानक चला गया, अर्थात इसमें क्रिया विशेषण है। मेरी बात ध्यान से सुनो, तो सुनना क्या है बेटा जी, क्रिया। लेकिन कैसे सुनो, ध्यान से सुनो। कैसे सुनो, ध्यान से सुनो। तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कैसे सुनो, ध्यान से सुनो, मतलब इसमें भी क्रिया विशेषण है। नौकर मालिक से खुश रहता है। अब खुश रहना क्रिया है, लेकिन जो खुश रहना क्रिया है वो किसी की विशेषता नहीं बता रही है। नौकर है, मालिक है, खुश रहना क्रिया है, लेकिन ये किसी की विशेषता नहीं बताई जा रही है। तो जब किसी की विशेषता नहीं बताई जा रही है तो इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। चूंकि इसमें क्रिया विशेषण नहीं है तो यही हमारा आंसर है। वह प्रायः यहां आया करता है। अब आया करता क्या है, क्रिया। तो वह आया करता की विशेषता बताई जा रही है कि प्रायः आया करता है, प्रायः आया करता है। तो डी में भी क्रिया विशेषण है, लेकिन करेक्ट आंसर कौन सा हो गया हमारा, सी। सी में क्रिया विशेषण नहीं है। सी वाले पॉइंट में क्रिया विशेषण नहीं है। क्लियर है इतना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि कौन सही सुमेलित है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, जल्दी से बताइए अरजीत जी। बिल्कुल, चलिए कौन सा सही सुमेलित है। अनुरक्ति, विरक्ति, असमयी, कुसमयी, अवसर, सुअवसर, दीर्घायु और चिरायु। तो यदि हम देखें दीर्घायु तो दीर्घ धन आयु दीर्घ स्वर संधि, चीर धन आयु चिरायु दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घायु और चिरायु तो एक ही चीज है, मतलब लंबे समय तक जिए। भाई हमारे घर में अवसर आया है और सुअवसर आया है, दोनों ही एक ही बात है, पॉजिटिव अर्थ दे रहा है। असमय मतलब जो समय उचित नहीं है, कुसमय मतलब बुरे समय में, ये भी एक ही अर्थ दे रहा है। लेकिन अनुरक्ति और विरक्ति ये आपस में क्या है, विलोम है। ये आपस में क्या है, विलोम है। बाकी के सब कैसे हैं, आपस में पर्यायवाची। लेकिन अनुरक्ति का विरक्ति ये विलोम हो रहा है। अनुरक्त होना मतलब किसी के प्रति खिंचाव होना, अट्रैक्शन। हम किसी के प्रति खींचते चले जाते हैं, उनसे लगाव हो जाता है हमें, तो वो अनुरक्ति है। और जब हम उनसे दूर होते चले जाते हैं तो उसे कहते हैं विरक्ति, है ना। तो अनुरक्ति मतलब होता है अट्रैक्शन, उनके प्रति खिंचाव, लगाव, और विरक्ति मतलब उनसे दूर हो जाना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। जैसे संयोग और वियोग वाला कॉन्सेप्ट है। अगला प्रश्न, इनमें से घर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। भाई ऐसा कौन सा शब्द है जो घर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो घर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो हमने पता है कि घर, गृह, आलय या आगार। घर, गृह, आलय या आगार, घर, गृह, आलय या आगार। भवन, धाम, निकेतन, सदन। भवन, धाम, निकेतन, सदन। ठीक है, तो अब यहां पर निकेतन भी आ गया, सदन भी आ गया। अब मंदिर और गुलशन में आपको डाउट है कि मंदिर नहीं आना चाहिए सर, मंदिर घर है क्या, क्यों, धाम भी तो घर है। जैसे भगवान का धाम होता है, अपन नहीं कहते कि हम 4 धाम यात्रा पर गए थे। तो 4 धाम मतलब क्या है, 4 घर ही तो हैं आपके, उन यात्रा पर आप गए। 4 धाम, 4 मंदिर की यात्रा, समझ रहे हो। तो जब धाम का मतलब घर का पर्यायवाची है तो मंदिर भी घर का पर्यायवाची में आ जाएगा। वैसे मंदिर अलग शब्द है, लेकिन यहां आप गुलशन, हमारा आंसर वैसे भी नहीं होने वाला है, तो मंदिर भी घर का पर्यायवाची हो गया। और ऐसे फूल तो गुलशन में खिला करते हैं, तो गुलशन वैसे भी घर का पर्यायवाची नहीं
है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने विद्वान विदुषी देख रहे हैं उतने लाइक नहीं है। आपकी संख्या 1100 पहुंच गई है, लेकिन लाइक में 1000 भी नहीं है। 100 तो मुझे समझ में आ रहा है कि कोई ऐसे होंगे जिनको नहीं करना होगा, कोई मतलब नहीं है हमसे, लेकिन 1000 बच्चे तो रेगुलर पढ़ने वाले हैं, तो एक बार सेशन को लाइक करेंगे और कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पर शेयर कर देंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? हमारे सामने एक समय पर केवल 7-8 लोगों के नाम कमेंट में सामने रहते हैं, उनमें जो भी रहता है उनका नाम ले लिया जाता है, तो कोई भी विद्वान या विदुषी बुरा न माने। ठीक है, हर्षित शर्मा, कहानियों का जादू, पटेरिया जी, सलोनी शर्मा, पारुल चौरसिया, अनूप तिवारी, इंदिरा कलाम, जहीन अली, उर्मी सत्यवंशी, सरोज, पारुल चौरसिया, किरण सिंह, है ना, प्रीतांबर, आयुब खान, गुड्डू वर्मा, सहारा पांडे, प्रीति सुजरे, मंजू जी, शैलेश ढाकरे जी, सलोनी सोनी जी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। राजावत जी, किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनीय प्रत्यय देखो, रम धातु है। रम का मतलब वो नहीं जो तुम समझो कि अंग्रेजी वाला शब्द है, नहीं। रम संस्कृत का भी शब्द है। आपने सुना होगा, आचार्य जगन्नाथ ने रस गंगाधर में लिखा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। तो रम संस्कृत का शब्द है, रम एक धातु है, वो रम अलग है जो आप समझ रहे हो, क्योंकि आपने उसी रम को सुना है, लेकिन रम रमण करना, रमणीय। तो रम में अनीय प्रत्यय है, रम में क्या है? अनीय प्रत्यय है, और अनीय का न का क्या बन जाता है? न। तो रमणीय में भी है। मान धन अनीय है, मान धातु में अनीय प्रत्यय है। दर्श धातु में अनीय प्रत्यय है, तो क्या बन गया? दर्शनीय। लेकिन स्थान में अनी नहीं है, स्थान है, और इसमें क्या है? ईय प्रत्यय है। इसमें क्या है? ईय प्रत्यय है। तो स्थान में ईय प्रत्यय होने के कारण प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर है, तो प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर होता है तो वो अपनी मात्रा देता है। तो न में भी अ है, लेकिन न का अ गया भाड़ में, क्योंकि प्रत्यय का प्रथम वर्ण स्वर है तो वो अपनी मात्रा देगा, और शब्द क्या बनेगा? नीय। था का था, और शब्द क्या बना? स्थानीय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए आंसर हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें विशेषण नहीं है? एक बताइए, कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें विशेषण नहीं है? एक, कुछ, आदत या छोटा। तो विशेषण जैसे 1, 2, 3, 4 ये विशेषण होते हैं। छोटा, बड़ा, लंबा, है ना, ये भी विशेषण होते हैं। कुछ शब्द भी, कुछ किसको बताता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कुछ लड़के आए थे, तो कुछ लड़के, लड़कों को हम गिनते हैं, लेकिन कुछ लड़के निश्चित संख्या नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। लेकिन आदत शब्द विशेषण नहीं होता। आदत शब्द में विशेषण नहीं है, मतलब आदत जो शब्द है वो एडजेक्टिव नहीं है। आदत शब्द है वो एडजेक्टिव नहीं है। कुछ क्या होता है बेटा? जैसे कुछ लोग आए थे, कुछ लड़के, तो कुछ लड़के अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा कि नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, तृष्णा में कौन सी संधि है? तृष्णा शब्द में कौन सी संधि है? ये न का न बनने वाला कॉन्सेप्ट होता है। जैसे शब्द है कृष्ण, तो कृष्ण धन न, तो क्री का क्री षटकोण आधा, और न किस में बदल गया? अण में, तो ये क्या बना? कृष्ण। वैसे ही त्रिश धन ना, और ये शब्द क्या बन जाएगा? न का न बन जाता है, और ये शब्द बनता है तृष्णा। जैसे राम धन अयन, राम धन अयन, तो ये न में बदल गया, और शब्द क्या बन गया? रामायण। शब्द क्या बन गया? रामायण। जैसे प्रधन नाम, तो ये न में बदल जाएगा, और क्या बन जाएगा? प्रणाम। परिधन नहीं, तो ये न में बदल जाता है, और शब्द बन जाता है परिणय। प्रधन नहीं, तो ये न में बदल जाता है, और शब्द बन जाता है प्रणयी। तो वैसे तृष्णा में कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि। हालांकि यहाँ रामायण इन संधि में अपवाद का काम करेगा, क्योंकि रामायण में यदि दीर्घ स्वर संधि ऑप्शन में हुआ तो हमारा आंसर दीर्घ हो जाएगा, लेकिन जब दीर्घ है ही नहीं और भले ही फिर स्वर संधि वहां दिया हुआ हो, हमारा आंसर व्यंजन संधि ही होगा। यदि दीर्घ स्पेशल है तो ही दीर्घ लगाना, वरना रामायण में भी व्यंजन संधि मानी जाएगी। यदि दीर्घ स्पेशल 4 ऑप्शन में मेंशन है तो ही दीर्घ लगाना, वरना रामायण में भी जो न का न हो रहा है वो व्यंजन संधि की पहचान से हो रहा है। हालांकि 2 अ मिलकर आ बना रहे हैं तो ये स्वर संधि की भी पहचान है।
तो दीर्घ स्वर संधि है तो दीर्घ लगाएंगे, फिर व्यंजन से कोई मतलब नहीं। लेकिन यदि दीर्घ स्पेशल मेंशन नहीं है तो हमारा आंसर व्यंजन संधि ही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है? आहा, टमाटर बड़े मजेदार। हाँ राजावत, बिल्कुल। जोनी शर्मा ऑफिशियल, अर्पणा भिलाला, घनश्याम बैरागी जी, पीजे, उर्मी जी, चेतन जाटव, लता, इंदिरा कलाम, अंजना प्रजापति जी। अरे नहीं प्रजापति मैडम, कैसी बात करते हो? पारुल चौरसिया जी, विजय जी, कुरवेती सर है हमारे, केपी, कहानियों का जादू, मोनिका, सोना, पूजा, अर्चना, आराधना, अनामिका, तुलसीदास, अणिमा, है ना, निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, है कि नहीं? चलो सबका बहुत बहुत स्वागत। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक शब्द में कई बच्चे क्या कर लेंगे? लेख कर लेंगे, और जैसे ही लेख करोगे गई भैंस पानी में। शब्द होता है लिख, शब्द क्या होता है? लिख। लिख क्या है? इसमें धातु, और जैसे ही इसमें अक जुड़ेगा तो ये छोटी इस प्रत्यय के कारण ए में बदल जाती है और शब्द क्या बन जाता है? लेखक। तो लिख धन अक, अक प्रत्यय यहां पर जुड़ा हुआ है, करेक्ट आंसर होगा डी। अक प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी का अर्थ क्या है? गलत न्याय करना, सही न्याय करना, दूध में पानी मिला देना और रिश्वत लेना। तो जब देखो किसी भी मुहावरे लोकोक्ति की बात हो तो जैसे दूध है तो दूध जहां है उसको हटा दो, बचे तीन में से हमारा आंसर होगा, बचे तीन में से हमारा आंसर होगा। जहां जहां दूध है उसे वैसे ही हटा दो। तो बचा क्या? दूध का दूध होना और पानी का पानी, मतलब सही न्याय हो जाएगा। जो सत्य है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, सत्य कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। यदि आप सत्यता के साथ है तो थोड़ा सा आप परेशानी का सामना जरूर करोगे लेकिन पराजित नहीं हो सकता। राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है। राम जो है पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है, सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक या प्रेरणार्थक। अभी अभी हमने पढ़ा था कि पढ़ना क्रिया कैसी होती है? सकर्मक। क्रिया से हमने प्रश्न किया क्या पढ़ता है और उसका आंसर हमें मिल गया पुस्तक। मतलब जो क्रिया का प्रभाव है वो पुस्तक पर पड़ा, और पुस्तक यहां पर क्या है? कर्म है। तो एक्चुअली ये सेंटेंस ऐसा है कि राम पुस्तक को पढ़ता है, लेकिन को लगा नहीं सकते क्योंकि निर्जीव कर्म के साथ को नहीं लगाया जाता और सजीव कर्म में को लगता है ना। निर्जीव कर्म में को नहीं लगता। ध्यान रखना, हम लोग इतनी गलत हिंदी बोलते हैं। जैसे लड़का लड़की देखने जाते हैं, जैसे रिश्ता हो रहा है आपका, तो ऐसा बोलते हैं कि आज हम लड़की देखने गए थे, आज हम लड़की देखने गए थे। लड़के वाले क्या कहेंगे कि आज हम लड़की देखने गए थे। भाई साहब सब लोग यही सेंटेंस बोलते हैं, पर प्यारे प्यारे सर क्या कह रहे हैं? ये सेंटेंस गलत है। लड़की सजीव है तो लड़की देखने नहीं जाना है, लड़की को देखने जाना है, लड़की को देखने जाना है। लड़की देखने मत जाना कभी, है ना, क्योंकि लड़की क्या है? सजीव है। इसी तरह से जैसे हम बोलते हैं कि मुझे गाड़ी को सुधरवाना है, गाड़ी को सुधरवाना है, तो गाड़ी तो निर्जीव है ना, गाड़ी को सुधरवाना है तो गाड़ी तो निर्जीव हुई ना। तो निर्जीव में को काय को लगाया, मतलब जहां लगाना था वहां लगाते नहीं हो और जहां नहीं लगाना चाहिए वहां लगाते हो। अरे भाई गाड़ी सुधरवानी है, गाड़ी को नहीं सुधरवानी है। दीवार को तोड़ो, हट दीवार ही तोड़ दो, दीवार ही तोड़ दो, दीवार तोड़ो न कि दीवार को तोड़ो। अरे वो बैग को उठाना, थोड़ा बैग को क्यों उठाना? बैग उठा कर दो, बेग उठा कर दो, बेग को, ये गलत शब्द है ना। गाड़ी सुधरवानी है न कि गाड़ी को सुधरवाना है। तो राम पुस्तक पढ़ता है तो लगा नहीं सकते क्योंकि निर्जीव कर्म है, जबकि यहां पर को है, और जब को है तो सीधी सी बात है पुस्तक हमारा क्या हो गया? कर्म। तो ये वाक्य कौन सा हो गया? सकर्मक क्रिया वाला वाक्य हो जाता है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें शुद्ध वर्तनी है? जल्दी से बताइए। हाँ, मुझे लड़की को देखने जाना है, कुरवेती जी कह रहे हैं। भाई साहब लड़की तभी मिलेगी जब सिलेक्शन होगा। अभी मिल भी जाएगी तो वो वाली बात नहीं रहेगी। राजेंद्र प्रजापति कह रहे हैं व्याकरण क्लास कब से लाओगे? ये क्या है? ये व्याकरण ही तो है। आप स्पेशल वर्णमाला का तो नहीं कह रहे हैं, बाकी व्याकरण ही तो चल रहा है, व्याकरण ही तो पढ़ा रहे हैं। शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? बताइए, शुद्ध वर्तनी कौन से शब्द की है? शुद्ध वर्तनी कौन से शब्द की है? इस प्रश्न का आंसर देंगे जल्दी से। कौतूहल, 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 कौतूहल होता है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी। करेक्ट आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न, नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा।
नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो ध लिखा है नद्यागम में, ये बना है आधे द और पूरे य से। आधे द और पूरे य से मिलकर क्या बनता है, ये वाला ध बनता है जो विद्यालय में होता है। तो जो नद्यागम शब्द है उसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आधा द है, य है और आ की मात्रा है, तो इसमें आ की मात्रा, मतलब ये है नद्यागम। अब जब नद्यागम ऐसा है तो फिर हम ये भी समझ लेंगे कि बीच में यह है और जस्ट पहले वाला कोई आधा है, मतलब यण स्वर संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है, यण स्वर संधि। अब यह किससे बनता है, छोटी या बड़ी से क्या बनता है, यह, ऐसा नियम होता है। यह किससे बनता है, छोटी या बड़ी से। अब हमें पता है कि नदी में कौन सी मात्रा आती है, बड़ी की मात्रा, है ना, तो बड़ी किस में बदल जाएगी, यह में। अब यह सामने क्या लिखे, तो यह में क्या है, यह में क्या है, बड़ा है, बड़ी या बड़ाऊ है, बड़ा है, तो हम यहां बड़ा करेंगे और गम का गम जो ऊपर लिखा वही लिख देंगे, यही इसका संधि विच्छेद होगा। तो नदी में छोटी की मात्रा नहीं आती, तो ये 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। अगम का मतलब होता है जहां जाया न जा सके, तो ये भी गलत हो गया। और करेक्ट आंसर क्या होगा, नदी धन आगम, करेक्ट आंसर ए जो है नद्यागम बन जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है, संधि कौन सी है, यण स्वर संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, जल्दी से बताएंगे। हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 5। कौन कौन सी है हिंदी की उपभाषा, एक होती है हमारे पास पूर्वी हिंदी, एक होती है हमारे पास पश्चिमी हिंदी, एक होती है हमारे पास राजस्थानी हिंदी, एक होती है हमारे पास बिहारी, और एक होती है पहाड़ी हिंदी, और एक होती है पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो ये 5 हमारी क्या होती है, उपभाषा होती है, और इसी के अंतर्गत 18 बोलियां आती है। इसी के अंतर्गत 18 बोलियां आती है। कई किताबों में आपको 17 मिलेगी, लेकिन 17 तभी लगाना है जब 18 ऑप्शन में ना हो। यदि 18 के होते हुए 17 लगा दोगे तो फिर गई भैंस ब्यूटी पार्लर। अगले प्रश्न पर आते हैं, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द क्या होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी से बताइए। प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन या विकर्ण। जिस पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर देंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे। रवीना, शशि, राशि, सोनम, राधा, मोहित, रेखा, इंद्रा, मोहन सिंह, मोनुकोरी, सेजल, रानी। ठीक है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे एक शब्द में अपर्णा कहते हैं। अपर्णा कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, बोलो, अपर्णा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो, बी आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, समूहार्थक शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो समूहार्थक है। समूह का मतलब है कि समूह के अर्थ को दर्शाता है। समूह धन अर्थक, समूहार्थक दीर्घ स्वर संधि से बना शब्द है, तो शब्द का चयन करना है। तो जहाज समूह को नहीं दर्शाता, लेकिन जो बेड़ा है, बेड़ा है वो जहाजों का समूह होता है, अतः वह समूह को दर्शाता है। केवट एक व्यक्ति होता है, नाव नाव होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बेड़ा। हालांकि बेड़ा नाव का पर्यायवाची होता है। बेड़ा, डेंगी, तरणी, नाव। बेड़ा, डेंगी, तरणी, नाव नौका के पर्यायवाची होते हैं। बेड़ा, डेंगी, तरणी, नाव, नौका, ये नाव के पर्यायवाची हैं। भाषा के प्रमुख अव्ययी हैं, तो भाषा के प्रमुख अव्ययी कौन से होते हैं, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। वर्ण, शब्द, अनुच्छेद वाक्य, शब्द, वाक्य, वर्ण, विचार, वर्ण, शब्द, वाक्य और भाषण। तो यहां भाषण है। अब भाषा के प्रमुख अव्यय की बात करें तो वर्ण होता है, वर्ण से फिर शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है। करेक्ट आंसर ए ही रहेगा। अनुच्छेद भाषा सीखने का मैटर नहीं है, विचार भाषा सीखने का नहीं है, और भाषण नहीं रहेगा। ठीक है, तो वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। वर्ण होता है, वर्ण से इससे पहले क्या आ जाती है, और ध्वनि आ जाती है। इससे पहले क्या होती है, ध्वनि। पहले ध्वनि, मौखिक इकाई सबसे छोटी इकाई ध्वनि, फिर जो है सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, फिर सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, और जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग हो जाए तो वही शब्द क्या बन गया, पद, और पदों से ही वाक्य का निर्माण होता है। तो ये इनका क्रम भी होता है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? ऐसा कौन सा शब्द है जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? देखो ये नवरात्र यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये नवरात्र शुद्ध वर्तनी है, ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो जब हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। आप ध्यान रखना वर्ग 3 वालों, आप जो है गद्यांश में से प्रश्न निकालेंगे। आप कहां से निकालेंगे? गद्यांश में। तो आपके लिए मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे शब्द आया चतुर्भुज, अब अलग से चतुर्भुज है, अलग से चतुर्भुज प्रश्न यदि पूछा गया है तो चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास होता है, क्योंकि 4 भुजाएं जो मानी गई है वो भगवान विष्णु की मानी गई है। 4 भुजाएं वैसे कई भगवानों की है, लेकिन ये फिक्स हो चुका है, 4 भुजानाथ किसे कहते हैं? विष्णु जी का पर्यायवाची है। तो विष्णु जी के लिए चतुर्भुज माना गया है। लेकिन जो गद्यांश आप पढ़ोगे, मान लो वो आपके स्कूल से संबंधित है और वहां लिखा है कि गणित के शिक्षक ने श्याम पट्ट पर या बोर्ड पर, गणित के शिक्षक ने बोर्ड पर चतुर्भुज बनाया। तो आपको अब इसमें कह रहा है कि रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। तो अब भले ही वहां बहुब्रीहि समास ऑप्शन में हो, बहुब्रीहि हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब उसने हिंट दे दी कि गणित के शिक्षक ने बनाया है तो ये द्विगु समास में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि गणित का शिक्षक जो बनाएगा वो चतुर्भुज, जैसे त्रिभुज बनाता है वैसे चतुर्भुज बनाता है ना। तो ध्यान रखना, प्रश्न की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग भी आंसर देना पड़ता है। ओनली चतुर्भुज अलग से आया तो फिर द्विगु समास में न रख के बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन जब गणित के शिक्षक ने बोर्ड पर चतुर्भुज बनाया है तो अब इसमें अंतर है। जब गणित के शिक्षक बोर्ड पर चतुर्भुज बनाएंगे तो सीधी सी बात है वो किस में चला जाएगा? जो है द्विगु समास में चला जाएगा, क्योंकि 4 भुजाओं का समूह हो जाएगा। इसी तरह से जैसे ओनली लाल पीला पूछा, तो भाई ओनली लाल पीला पूछा है यदि हमसे कि लाल पीला में समास, तो इसके दोनों पद प्रधान है, तो लाल पीला में कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। लेकिन जब मान लो उन्होंने कहा कि मोहन के पिताजी मोहन पर लाल पीले हो रहे थे, मोहन के पिताजी मोहन पर लाल पीले हो रहे थे, तो जब अब मोहन के पिताजी मोहन पर लाल पीले होंगे और वो कहेगा रेखांकित शब्द में कौन सा समास, तो आप कहो कि नहीं सर आपने तो कहा था कि लाल पीला में द्वंद्व समास। नहीं, जब मोहन के पिताजी मोहन पर लाल पीले हो रहे हैं तो ये क्रोधित होने की विशेषता को दर्शा रहा है ना, मतलब क्रोधित हो रहे हैं। और जब ये क्रोधित हो रहे हैं तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा, है ना, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इस लाल पीले में कौन सा समास है? कर्मधारय। भाई लाल पीला द्वंद्व समास है। जैसे आसमान में लाल पीले गुब्बारे उड़ रहे हैं, तो कुछ गुब्बारे लाल कलर के होंगे और कुछ गुब्बारे पीले कलर के होंगे। तो आसमान में लाल पीले गुब्बारे उड़ रहे हैं मतलब दोनों पद प्रधान है, कुछ लाल है और कुछ पीले हैं। लेकिन मोहन के पिताजी लाल पीले हो रहे हैं तो वो रेड और येलो थोड़ी हो रहे हैं। ये आसमान में गुब्बारे हैं, ये कुछ रेड है और कुछ येलो है, तो वो द्वंद्व समास है। लेकिन मोहन के पिताजी लाल पीले होंगे तो वो कर्मधारय समास हो जाता है। तो ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी खेल हो जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। त्रिलोक 3 लोकों का समूह है, ये भी द्विगु समास है। नवरात्र 9 रात का समूह है तो भी ये द्विगु समास है। लेकिन जो दशानन है वो हम किसे कहेंगे? रावण को। दशानन किसे कहते हैं? रावण को। 10 ग्रीव यदि आ जाए, ग्रीव का मतलब होता है गर्दन, जिसकी 10 ग्रीव है, 10 ग्रीवा, तो ये रावण के पर्यायवाची है। जो लंका का ईश है वही क्या है? लंकेश, है ना। तो लंकेश, रावण, दशानन, दशग्रीव, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? रावण के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज शब, हर्षे लोचन भृंग। तो ये पंक्तियां इसमें हमसे पूछा है अलंकार बताना है। हमें इसमें क्या बताना है? अलंकार बताना है। उपमा अलंकार होता तो किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाती, और सिंपल प्रश्न होता तो कहीं ना कहीं हिंट मिलती, सा सी से सरिस समान सदृश हुबहू जैसा जैसी। ऐसा इस वाक्य में कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा, अतः उपमा अलंकार नहीं है। यदि यहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता तो जनु जानो मनु मानो जानहु मानहु आदि वाचक शब्दों का खेल हो जाता और उपमेय में उपमान को मानने की बात कहता। यहां मानने की बात नहीं कही जा रही है। भ्रांतिमान अलंकार होता तो भ्रम भ्रांति जानकर मानकर समझकर जैसे वाचक शब्द उसमें यूज होते हैं। जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। तो देखो समझकर शब्द आ गया, समझकर शब्द आ गया मतलब समझने की बात कर रहा है, तो ये भ्रांतिमान अलंकार है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो ये भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। या जैसे हमने बोला कि मुन्ना मम्मी के सिर पर देख देख 2 चोटी, भाग उठा भई मां
मानकर, तो ये देखो मानकर आ गया, है ना, तो मानकर आ गया, मतलब भ्रांतिमान अलंकार है। भाग उठा भाई मानकर, सिर पर नागिन लपेटी, तो जानकर, मानकर, समझकर, भ्रम, भ्रांति जैसे शब्द आए किसी पंक्ति में तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होगा। यहां भ्रांतिमान अलंकार भी नहीं है, तो यहां पर क्या, कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहां होता है, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है। उदित उदयगिरी जो है सीता जी के स्वयंवर का दृश्य है। सीता जी के स्वयंवर में भगवान राम आए हैं और विश्वामित्र के साथ आने के कारण मंच पर बिठाया गया, दूसरे राजाओं को कुर्सी पर बिठाया गया, इनको थोड़ा ऊपर बिठाया गया था मंच पर, क्योंकि विश्वामित्र के साथ आए थे, तो जो साथ में आता है उसकी भी कुर्सी लगती है ना फिर। तो उदित उदयगिरी मंच पर, मतलब ऐसा लग रहा है राम भगवान क्या है, बहुत सुंदर है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कई कामदेव के समान सुंदरप है। कंदर्प यानी क्या होता है, कामदेव। तो आपने राम जी की स्तुति में पढ़ा भी होगा कि कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, मतलब कंदर्प यानी कामदेव, कई कामदेव, अगणित कामदेव के समान सुंदर है हमारे भगवान राम, ऐसा तुलसीदास जी का भी मानना है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि जो राम भगवान जब बैठे हैं मंच पर तो ऐसा लग रहा है रघुवर बाल पतंग, पतंग यानी सूर्य का पर्यायवाची होता है, और सूर्य का जो दिन में सूर्य देखोगे ना, अभी 12 बजे तो आंखें नहीं देख पाएगी, लेकिन जो सुबह सुबह का 8 बजे का सूर्य है, 8 से पहले का, 7 से 8 के बीच का, 7 से 8:30 तक का, वो सूर्य देखने में बड़ा प्यारा होता है। तो वैसे सूर्य का जो बाल रूप है उसके समान हमारे रघुवर जी दिख रहे हैं, तो उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप है, अतः यहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, इसी तरह चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अध्यापिका क्रिया विशेषण समझाने के लिए पहले उसकी परिभाषा बताती है और फिर उसके प्रकार और फिर अवधारणा स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देती है। इस विधि को क्या कहेंगे? अध्यापिका जो होती है वो क्रिया विशेषण को समझाने के लिए पहले उसकी परिभाषा बताती है, फिर उसके प्रकार बताती है और फिर अवधारणा स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देती है। तो इसे प्रदर्शन विधि कहेंगे, संप्रेषणात्मक विधि कहेंगे, निगमनात्मक विधि कहेंगे। इसे कौन सी विधि कहेंगे बोलो? निगमनात्मक विधि कहेंगे। ये विधि जो कहलाएगी वो निगमनात्मक विधि कहलाएगी। राधे शिव हरे, नमस्कार। चलिए, तो इसमें कौन सी विधि कहलाएगी? निगमनात्मक विधि कहलाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा विद्वानों विदुषियों? सी। देखो जितने बच्चे देख रहे हैं अभी तक भी आपने 1000+ लाइक नहीं किए हैं। मैंने कहा था कि 100-200 का तो चलो समझ में आता है कि दूसरे कोई टीचर लोग ही पढ़ रहे होंगे, फिर वो पढ़ाएंगे देख के, तो ठीक है उनको लाइक नहीं करना, वो पढ़ेंगे हमसे, लेकिन फिर वो लाइक कैसे करें? देखेंगे जरूर, लाइक नहीं करेंगे, लेकिन बाकी तो पढ़ने वाले बच्चे होंगे, तो जरा लाइक शेयर करो। कोई स्टडी ग्रुप है वहां पर लिंक को फॉरवर्ड करो। निर्वाह में उपसर्ग है, तो निर्वाह में शब्द सीधी सी बात है, नी है उपसर्ग, संस्कृत में नहीं होता है, मतलब उपसर्ग विसर्ग वालों को उपसर्ग नहीं माना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बचेगा क्या? नीर। जबकि संधि करेंगे तो नीह धन वाह ही होगा, संधि में सी वाला आएगा, लेकिन उपसर्ग की बात आ जाए तो बी वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि विसर्ग वालों को उपसर्ग नहीं माना जाता है। मैं फिर बता रहा हूं, जैसे दुर्जन है, तो जब हम संधि विच्छेद करेंगे बेटा तो दूह धन जन होगा, संधि में क्या होगा? दूह धन जन। लेकिन जब उपसर्ग में पूछे तो ध्यान रखना, विसर्ग वालों को उपसर्ग नहीं माना जाता, तो क्या बन जाएगा? दूर बन जाएगा। संधि के हिसाब से सही है, लेकिन उपसर्ग के हिसाब से दूर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बोली से क्या तात्पर्य है? बोली से क्या तात्पर्य है? सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा, किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, या किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचक विशेषता। बोली से क्या समझते हैं? बताइए, बोली से हम क्या समझते हैं? इस प्रश्न का हमें आंसर देना है। सत्ताधारी लोगों के द्वारा बोली जा रही, तो बोली की परिभाषा नहीं होगी। किसी कार्य विशेष से संबंध नहीं, कोई क्षेत्र की भाषा होनी चाहिए। किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए, अच्छा लेखन है, और किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचक विशेषता, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर डी। जैसे हम मालवी बोलते हैं, हम निमाड़ी बोलते हैं, हम बघेली बोलते हैं, तो हम बोलते हैं, लिखने में हम हिंदी लिखते हैं। लिखने में हम क्या लिखते हैं? राजभाषा हिंदी में लिखते हैं। आप घर पर कुछ भी बोलो, याद करने के लिए कुछ भी बोलो, बोलने में आप अपनी भाषा में बात करोगे, लेकिन जो कॉलेज का एग्जाम होगा तो लिखने में तो आप हिंदी लिखोगे ना। तो लिखने में, लेखन में थोड़ी इस्तेमाल होती है, लेखन में इस्तेमाल नहीं होती, बोलने में इस्तेमाल होती है। तो सामाजिक समूह की वाचक भाषा हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
तो चालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो क्लियर है अक प्रत्यय हो जाएगा, है ना, क्योंकि लक आएगा नहीं, चाल तो शब्द हो जाएगा और करेक्ट आंसर अक हो जाएगा, बी आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निरहंकार शब्द का अर्थ है निरहंकार। निरहंकार का मतलब क्या है, तो निरहंकार का मतलब पहले अपन समझ लेते हैं। इसका जो मूल शब्द है वो है अहंकार, इसमें जो मूल शब्द है वो क्या है, अहंकार। फिर इसमें नीर क्या जुड़ा, उपसर्ग, तो मतलब जिसको निरंकार, जिसको अहंकार नहीं है ना, ऐसा कह रहा है। तो ये आ आया तो इसने इस र को क्या कर दिया पूरा, तो शब्द क्या बन गया, निरहंकार, है ना। अब अहंकार का मतलब होता है दर्प घमंड, दर्प घमंड का पर्यायवाची हो गया ये। तो निरहंकार मतलब जिसको अहंकार नहीं है, तो दर्प रहित हमारा आंसर हो जाएगा। भाई जिसको दर्प नहीं है मतलब जिसको घमंड नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। अगला प्रश्न बताइए, रस का नाम बताओ। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण, जैसे अर्जुन ने हथियार डाल दिए कि नहीं, पितामह भीष्म मेरे सामने है, ये आचार्य द्रोण इन्होंने मुझे हिंदी पढ़ाई थी, मैं इनके सामने कैसे जाऊं, है ना, ये तो मेरे सर है, मैं इनके सामने सिगरेट कैसे पीऊं, मैं आचार्य द्रोण ने मुझे धनुष चलाना सिखाया, मैं कैसे उन पर वार करूं। ऐसा करते हुए अर्जुन अपने हथियार डाल देता है। तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं, तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। जैसे ही याद दिलाया कि जो कुछ हो रहा मेरी इच्छा से हो रहा, तुझ में भी मैं ही हूं, द्रौपदी भी मैं ही हूं, दुर्योधन भी मैं ही हूं, दुशासन भी मैं ही हूं, तू अपना कर्म कर, तेरी पत्नी का चीरहरण हुआ है भरी सभा में, वहां ये भी मौजूद थे, ये मुक्त थे और अभी ये उनके साथ है, तो तेरा धर्म कहता है। ऐसे करके उसे कर्म के पथ पर भगवान ने आगे बढ़ाया। तो उसे गुस्सा आता है जैसे ही चीरहरण का दृश्य सुनता है, जैसे ही गीता का ज्ञान लेता है। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर, कर यानी होता है हाथ, और तल, जैसे हमें गुस्सा आता है तो हम नहीं कहते अबा अबा, तो ऐसे कर मतलब हाथ और तल, कर तल, और युगल मतलब दोनों, तो कर कर तल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, देखना कृष्ण अब मैं लाशों के ढेर लगा दूंगा, अब देखना तुम मैं लाशों के ढेर लगा दूंगा। तो इस बात में कौन सा रस है ये पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, हंसते हुए तो कह नहीं रहा देखना अब मैं लाशों के ढेर, नहीं तो तुम हाथ से रस लगाओ, हाथ से रस तो होगा नहीं। तो इसमें गुस्से में ये बात कही जाएगी, तो इसमें कौन सा रस होगा, रौद्र रस होगा। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। क्रोध रस तो होता ही नहीं है ना। देखो कंफ्यूज करने के लिए क्रोध रस दे दिया ताकि बच्चा क्रोध रस लगा दे। रस का नाम कौन सा होता है, रौद्र रस, और इसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। और इसके जो देवता होते हैं वो रुद्रदेव जी होते हैं, वो रुद्रदेव होते हैं। अतः करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और इसके जो देवता होते हैं वो इंद्रदेव होते हैं। ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव भय या डर होता है, भय या डर होता है, और इसके जो देवता होते हैं वो कालदेव होते हैं। कौन होते हैं बोलो, कालदेव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाता है, व्याकरण का अधिगम, भाषाई व्यवस्था का अधिगम, भाषा का अर्जन या भाषा का अधिगम, यह क्या कहलाता है। इस प्रश्न का हमें आंसर देना है। शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, तो यह कहलाता है व्याकरण का अधिगम। नहीं, भाषा सीखेंगे तो व्याकरण का अधिगम नहीं होगा। भाषाई व्यवस्था का अधिगम, भाषा का अर्जन, भाषा का अधिगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा बोलो, भाषा का अधिगम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। ठीक है, तो जल्दी से जितने विद्वान विदुषी देख रहे हैं सेशन को लाइक करेंगे। बिना सेशन को लाइक किए कोई नहीं जाएगा। कसम वही रहेगी जो मैं हर बार आपको देता हूं, कसम वही रहेगी जो मैं हर बार आपको देता हूं। और कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पर आपको शेयर भी करना है ताकि रोजाना ऐसे व्याख्यान का हम आनंद ले सकें। अगला जो है, दही शब्द पुल्लिंग होता है। वैसे दही शब्द पुल्लिंग होता है क्योंकि हिंदी में नपुंसक लिंग है ही नहीं। ये महत्वपूर्ण जानकारी लेकर जाइएगा। नवरात्रि महा ऑफर है ना, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और अभी इन पर ऑफर चल रहा है, इसका लाभ लीजिए। मध्य प्रदेश वर्ग 3 499 यदि ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं। ऑफलाइन आओगे तो 8 से 2 में बैच चल रहा है अपना। मैथ्स फाउंडेशन 999 का बैच है 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। ESB व्यापम फाउंडेशन 1499 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। एमपीटेट शिक्षक वर्ग 3 गणित की किताब आ चुकी है, 190 रुपये चार्ज रखा गया है। व्यापम MPSI की किताबें हैं, अच्छा खासा ऑफर है। और इसके लिए विनर्स पब्लिकेशन ऐप आपको डाउनलोड करना है। पूरे भारत में कहीं से भी बुक ऑर्डर आप कर सकते हैं। किताबें मंगवानी हो तो विनर्स पब्लिकेशन ऐप है
और कोर्स परचेस करना हो तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप है, और किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो इन नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। ये हमारे ऐप के फीचर्स हैं, मैंने जो भी पढ़ाया उसकी पीडीएफ यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्राप्त हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं द विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, बाकी चैनल पर भी निरंतर क्लासेस चलती रहती है, तो आप सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर रोजाना 11 बजे प्यारे प्यारे सर लाइव आते हैं, और यही प्यारे प्यारे सर पुनः 4 बजे भी लाइव आएंगे। तो अभी आप 4 बजे वाले सेशन में भी जुड़ा कीजिए और सेशन को लाइक शेयर किया कीजिए। सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सायोनारा सायोनारा।